हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर ख्वाजा है। और अब से हम अपनी नई वेब जो प्लेलिस्ट है स्टार्ट कर रहे हैं। इसको वेब प्रोग्रामिंग बोलेंगे और इसके अंदर हम मल्टीपल वेब की जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती है वो पढ़ेंगे, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो वेब प्रोग्रामिंग कोर्स होता है उसमें पढ़ाई जाती है। तो हम HTML से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी बेस्ड कोर्स है, तो इसके अंदर मतलब आपको स्टार्ट में थ्योरी पढ़ाई जाएगी और इसके बाद जो प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स होते हैं और वो चीज़ें कि कैसे फंक्शनलिटीज़ इंप्लीमेंट करते हैं वो दिखाई जाएगी। तो हम HTML से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद HTML5 और फिर हम CSS पे जाएंगे और फिर ऐसे हमारी कंटिन्यू लिस्ट चलती जाएगी, जो प्ले लिस्ट में वीडियोज़ आती जाएगी आपके पास। तो सबसे पहले HTML जो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है हमारे पास, जो एक तरीके से नेटवर्क फॉर्म होता है हमारे पास इंटरनेट पे, कि जो हमारे पास डिफरेंट पीसीज या डिफरेंट वाईफाई को कनेक्ट करती है और हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास HTTP होता है और एक HTTPS भी होता है। तो HTTP हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि हमारे पास जो डेटा जो होता है वो सर्वर पे भेजता है और इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स एक तरीके से सर्वर से लेता है। तो HTML जो होता है वो हमारे पास वेब पेजेस डिज़ाइन करने में काम आता है, और वो वेब पेजेस जो हम गेट करते हैं किसी सर्वर से, वो HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS हमारे पास सिक्योर प्रोटोकॉल होता है HTTP का, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक डायग्राम है हमारे पास कि क्लाइंट जो होता है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, मतलब गेट मेथड से। तो मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। गेट और पोस्ट, सही है। दो तरह के मेथड होते हैं इन्फॉर्मेशन हम जो सेंड करते हैं। अब सर्वर पे इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने हमें इसके रिक्वेस्ट पे एक रिस्पॉन्स भेजा, और ऐसा हमारे पास कम्युनिकेशन चलती रहती है HTTP पे। अच्छा, दो तरह की मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक प्रोसीजर होती है और एक डिस्क्रिप्टिव होती है। सही, प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है कि इसके अंदर आप डायग्राम पे आप जैसे देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर ही हम अपने पास इसकी स्टाइल्स बता देते हैं कि ये 16 पिक्सल का होगा, ये इसका फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, और ये बोल्ड होगा नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर में होता है। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास सिंपल ही होता है कि हम एक टेक्स्ट मतलब स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं और फिर इसके बाद दूसरी फाइल या कहीं और पे इसकी जो अंदर की स्टाइलिंग है वो कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो SGML हमारे पास स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एम्बेडेड हमारे पास मार्कअप डॉक्यूमेंट्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास काम आती है, जो कि स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। तो ये एक तरीके से थ्योरी, आपको ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा रहे कि वो ISO 8879 पब्लिश इन 1986। तो HTML हमारे पास एक तरीके से ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जैसे कि HTML जिसमें इम्प्लीमेंट जैसे हुआ है कि HTML और XML में हमारे पास सबसे पहले फ़र्क ये है कि HTML जो होता है हमारे पास, वो अगर हमें कोई एड्रेस लिखना है तो हम पैराग्राफ के टैग, जो P टैग हमारे पास होता है HTML का एक टैग है P, सही है। ये अपनी हमारी ओपनिंग टैग है P का, और इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग आता है P का। तो हमें एड्रेस लिखना है तो भी हम पैराग्राफ में लिखेंगे, हमें किसी सिटी का नाम लिखना है तो भी हम पैराग्राफ में लिखेंगे। जबकि XML जो हमारे पास दूसरी जो मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या होता है, हम स्ट्रीट लिख के एड्रेस का नाम लिख के हम इसमें टैग डाल सकते हैं और सिटी लिख के हम टैग का नाम डाल सकते हैं। तो ये XML और HTML में ये फ़र्क है, जो SGML हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का कैसे हमें कॉन्टैक्ट लिखना होता है वो बताती है। इसके अलावा HTML का कुछ जो फ्यूचर है, मतलब पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर में कैसे चल रहा है, कि पहले HTML 2.0 आएगी, फिर 3.2 आई, फिर 4.0 आई जो कि चल रही थी, फिर इसके बाद हमारे पास 4.0.1 आई, जो कि एक तरीके स्लाइड अपग्रेड हुआ था हमारे पास HTML टू XHTML, सही है। और अब जो हमारे पास करंटली HTML का वर्जन चल रहा है वो XHTML, जिसको हम HTML5 भी बोलते हैं। जो इनिशियली 4.0.1 में हम थोड़े फीचर्स थे, पर वो HTML5 में हमारे पास आ गए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में HTML5 कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या है HTML और HTML5 में। सही है। तो W3C HTML वैलिडेशन सर्विस है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, सही है, स्लाइड के अंदर ही, कि इसके ज़रिए हम अपना जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे फाइल या टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल के HTML में क्या कहाँ गलती है, किधर गलती हुई है, जैसे आप देख सकते हो कि कौन सी लाइन में मिस्टेक है या कहाँ पे हमने गलत सिंटैक्स लिख दिया है। सिंटैक्स से मुराद ये है कि हमने HTML में कभी स्टाइलिंग कर दिया, बोल्ड टैग इस्तेमाल कर दिया, तो वो एक तरीके से
गुड प्रैक्टिस नहीं होती है हमारे पास। वो हमें स्टाइल अलग से एक फॉर्मेट में करना होता है जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS बोलते हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये हमें वैलिडेशन बता देता है। ये W3C के नाम से एक वेबसाइट है, जिसका मैंने लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप यहाँ पे HTML का जो सिंटैक्स है वो चेक कर सकते हो। इसके तरह CSS का भी होता है जो इसी वेबसाइट पे आपको दूसरे लिंक में मिल सकता है। अच्छा, तो HTML का पहले जनरल सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो पहले हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो अगर आप डॉक टाइप को कैपिटल भी लिखो या स्मॉल भी लिखो तो दोनों एक ही रेफ़र करता है। और फिर इसके बाद जो हम पब्लिक -W3C //DTD ये हम पहले लिखते थे। अगर अब आप नहीं लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास काम अब आसान हो गया है कि हम खाली डॉक टाइप HTML लिख के टैग बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम जितने भी टैग बनाएंगे उसके क्लोजिंग टैग भी हम बनाते जाएंगे साथ साथ। जैसे HTML हम लिखते हैं तो इसका क्लोजिंग टैग हमारे पास /HTML हम लिखेंगे। और फिर इसके अंदर हेड टैग होता है, सही है। हेड टैग के अंदर हम अपने जो रेफरेंसेस होते हैं, जैसे CSS हमें फाइल का रेफरेंस देना होता है, या टाइटल हमारे पास सिंपल ही होता है। जो हम अगर विंडो कोई खोलते हैं, गूगल क्रोम या आप फायरफॉक्स खोलते हो तो उस पर टैब के ऊपर सबसे पहले टाइटल लिखा होता है। टैब के ऊपर ही लिखा होता है उसको हम टाइटल बोलते हैं, सही है। वहाँ पे हमारे पास जो लिखा होता है ना, जैसे अगर फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक के ऊपर नाम लिखा जाता है टैब के ऊपर कि ये फेसबुक है। तो ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना टाइटल के टैग के अंदर, वो हमारे पास वहाँ पे शो होता है विंडो के अंदर। फिर बॉडी, हम अपना जितना भी बाकी काम करते हैं हम बॉडी में करते हैं। जैसे हमने H1 का टैग बनाया हुआ है, सही है। टैग्स हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। H1 के मतलब हेडर टैग क्या होता है वो, और हमने लिखा है वो हमारे पास जैसे विंडो में आपको नज़र आ रहा है मेन हेडिंग के नाम से ये शो हो रहा है, सही है। तो ये पैराग्राफ टैग है। कैसे हम इसको थोड़े हिस्सों में तोड़ के देखते हैं कि पैराग्राफ टैग हमारे पास एलिमेंट है, सही है। इसके बाद जो अलाइन इज इक्वल टू राइट है, अलाइन इज इक्वल टू राइट अब हम इसमें भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम अपने CSS का काम कर रहे होते तो हम उसमें भी देख सकते हैं। जब हम P के अंदर डिव टैग बना के हम काम करेंगे तो वो आगे हम देखते हैं। तो राइट से मुराद क्या हुआ कि हम पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखेंगे वो राइट पोजीशन पे तरफ चला जाएगा। तो राइट हमारे पास एट्रीब्यूट नेम है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू अलाइन जो है हमारे पास एट्रीब्यूट नेम है, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमने राइट रखी है। आप इसको सेंटर भी कर सकते हो, लेफ़्ट भी कर सकते हो, सही है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो जब मैंने बताया जैसे नॉट केस सेंसिटिव है, तो मतलब आप अगर अलाइन और कैपिटल वर्ड्स में भी लिख देते हो तो अभी उसका मतलब वही रहेगा कि जो स्मॉल वर्ड्स में हमने अलाइन लिखा है, सही। कैप्स लॉक आपने गलती से खोल दिया है और टैग के अंदर काम कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। बट टैग के अंदर जो इनर HTML जो होता है उसके अंदर आप लिखते हो ना, वो आपको वैसे ही शो होगा जैसा आपने लिखा है वो विंडो के अंदर रन करते समय। तो मेन हमने पढ़ लिया कि डॉट टाइप HTML होता है, फिर इसके बाद HTML होता है, फिर हेड का टैग होता है जिसके अंदर हम टाइटल डाल सकते हैं और ऑप्शनल एलिमेंट जैसे हम स्क्रिप्ट, लिंक्स और दूसरी बैकग्राउंड साउंड और ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं अंदर। इसके बाद हम बॉडी एलिमेंट्स के अंदर बॉडी कलर बता सकते हैं कि BG कलर हमें येलो रखना है तो बैकग्राउंड का जितना भी कलर होगा वो येलो हो जाएगा। पर हम इसको गुड इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हम इसको अपने स्टाइल CSS स्टाइल्स के अलग फाइल के अंदर करें। इसके बाद हम HTML के अंदर दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमने कोई टेक्स्ट डाल दिया या एक अलग से हमने एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर हमने यूज़र से फॉर्म बनाना है, तो हम सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर डालेंगे। इसके बाद ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ होगा कि ऑन ब्लर अलर्ट करो, ये सब जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है जो अभी खाली आपको एक तरीके से दिखाने के लिए कि ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है जो अभी हम पढ़ नहीं रहे। पर आगे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे तो हम जावास्क्रिप्ट की तरफ भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। ये सिंटैक्स का ऑन लोड हमारे पास क्या करेगा, ऑन फोकस क्या करेगा, ऑन एरर क्या करेगा, और अलर्ट बॉक्स जो आ रहे हैं, सही है। तो हेडिंग के टैग्स पे आ जाते हैं। तो हमारे पास टोटल H1 से H6 तक हेडिंग्स टैग होते हैं। H1 हमारे पास सबसे समझ लो कि बोल्डर और सबसे लार्जर हेडिंग टैग है, और जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो वो उसकी जो बोल्डरनेस है और जो उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो कम होती जाती है, सही है। तो H1 हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो जाएगा और H6 हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल पे होगा। और इसको हम क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप H1 लगा के नीचे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो पैराग्राफ को भी वो एक तरीके से H1 के रिप्रेजेंट में ले लेगा। तो क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हम अगर BR का टैग लगाते हैं जो ब्रेक लाइन बोलते हैं, सही है, या HR का लगाते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, तो उसके लिए हम खाली एक टैग लगाते हैं, उसके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्योंकि हमें वैल्यूज़ लिखनी होती है ना H1 के अंदर, कि H1 के अंदर जो इनर HTML लिखता है तो
इनर HTML को क्लोज करने के लिए हम क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी होता है, पर HR के अंदर हमें और BR के अंदर जो ब्रेक लाइन होता है उसके अंदर हमें कोई इनर HTML की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अलाइन बता दिया कि लेफ़्ट राइट सेंटर और ये सारी चीज़ें होती है। और नेस्टेड टैग के अंदर हम टैग लगाते हैं। H1 के अंदर हमने सपोज लो पैराग्राफ का टैग लगा दिया, यानी H1 सेम रहेगा, कोई मसला नहीं है, पर H1 के अंदर मैं H2 लगा दिया तो वो H2 की वैल्यू से चेंज होती। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हमने HTML डॉक टाइप लिखा है। अच्छा, ये जो मैंने बताया पब्लिक डैश, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर लिख लेते हो तो कोई मसला नहीं है, पर अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाओ, डायरेक्ट डॉक टाइप HTML जो उसके बाद बंद कर दो। और डॉक टाइप HTML का क्लोजिंग टैग हमारे पास नहीं होता, तो ये हमारे पास खाली ओपनिंग टैग है। इसके बाद HTML का लगाया और नीचे हमने क्लोजिंग टैग लगाया। हेड का टैग है जिससे हमने टाइटल दे दिया डॉक्यूमेंट हेडिंग, और फिर हमने अपना 8 लिखा है कि सैम्पल ऑफ 6 हेडिंग टाइप्स। अच्छा, ये हमने डायरेक्ट टैग्स लिख दिया, तो ये एक तरीके से हमारा पैराग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी एक तरीके से पैराग्राफ है। अगर हम पी टैग नहीं लगाते और ऐसे ही हम लाइन लिख देते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारे पास वो एज इट इज़ हमारे पास विंडो में शो हो जाती है। फिर इसके अंदर हमने हेडिंग टैग लगाया H1, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम टैग लगाते हैं वो हमारे पास हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द विंडोज़ से शो होता है। और हमने H2 लगाया जिसको हमने सेंटर कर दिया, तो हमारे विंडो के बिल्कुल सेंटर में आएगा। और जो H3 है वो हमने उसके अंदर हमने U का टैग लगाया, सही है। H3 के अंदर देखिए नेस्टेड टैग की एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि H3 U फॉर अंडरलाइन, सही है। तो हमारे पास जो लेवल 3 H3 है वो हमारे पास H3 के टैग में भी आ जाएगा, मतलब वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा H2 से कम और H4 से ज़्यादा, और साथ में नीचे इसकी अंडरलाइन भी आ जाएगी। इसी तरीके से जो H4 है उसको हमने राइट साइड पे विंडो कर दिया है, और H5 हमारे पास सिंपल उसी साइड पे ही है जो लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। और H6 तो उसकी अगर डिस्प्ले देखें विंडो पे कैसे होगा, तो डॉक्यूमेंट हेडिंग हमारे पास जो टाइटल में आ रहा था, उसके बाद जो H1 हमारे पास राइट पे था, H2 सेंटर में, और H3 में अंडरलाइन जो आ रही थी, और H4 हमारे पास राइट पे जा रहा था, और H5 और H6 हमारे पास नॉर्मल वही डिफ़ॉल्ट पे वैल्यू पे था। तो ये एक तरीके से हमारे पास देखिए आप H1 कितना ज़्यादा फॉन्ट में बड़ा है और थोड़ा बोल्ड भी ज़्यादा है, और H6 हमारे पास बिल्कुल एक तरीके नॉर्मल पैराग्राफ टैग की तरह आ गया है, पर थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। इसके बाद पैराग्राफ टैग जो होता है वो हमारे पास हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि पी टैग और इसको /p से हम उसको क्लोज करते हैं टैग को। तो हम अगर क्लोज नहीं करना चाहे पैराग्राफ टैग को तो हम आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी करो, पर गुड प्रैक्टिस है कि आप पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करो, क्योंकि इससे हमारे पास आगे अगर हम डिव इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पैराग्राफ के अंदर कोई स्टाइलिंग डालना चाह रहे हैं, तो वो हम अगर क्लोज टैग होगा तो हम वहाँ पे सही स्टाइल जाएगा, वरना फिर आपके पास एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे जो लाइंस होगी उसको भी अफेक्ट करना शुरू हो जाएगी स्टाइलिंग। अच्छा, इसके बाद प्री का टैग जो होता है, प्री के टैग का मतलब सिंपल ही होता है कि वो हमारे पास अगर हमने लाइन फॉर्मेटिंग यानी HR जो HR बोल रहा हूँ मैं, BR का टैग जो हम लगाते हैं, जैसे अल्फ़ा पिलर के बाद हमने अगर लाइन फॉर्मेट चाहिए BR का टैग लगा के तो हम क्या करते हैं, प्री के टैग के अंदर ये डिफ़ाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास लाइनें होगी उस पर अपने आप हमारे पास जो होगा वो ब्रेक लग जाएगा, और टैब हमारे पास ऑटोमेटिकली जैसा रिप्रेजेंटेशन में होगी वो वैसा विंडो में शो होगा, सही है। ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए कि एंड LT हमने क्यों दिया हम देखते हैं। देखो क्योंकि जो लेस देन और ग्रेटर देन जो सिंबल्स होते हैं वो HTML में हमारे पास टैग्स में इस्तेमाल होते हैं। जो हम टैग बनाते हैं ना, लेस देन HTML लिख के फिर ग्रेटर देन का टैग लगाते हैं, तो इसलिए हम इसकी जगह पे हम एंड और LT लिखते हैं, यानी एंड LT यानी लेस देन, और एंड GT यानी ग्रेटर देन, सही है। M% अगर एंड का साइन लगाना है और कोटेशन में हमें कुछ लिखना है तो उसको हम जो टेक्स्ट के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस यानी स्पेस हमें नॉन ब्रेकिंग हो, नहीं ज़्यादा स्पेस हो, तो मोस्ट कॉमन वन इज़ नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग जो हम यूज़ करते हैं, सही। सो दे आर केस सेंसिटिव लिखा हुआ है, तो मतलब अगर आप LT को कैपिटल LT लिख दोगे तो फिर वो नहीं चलेगा, सही है। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो जैसा दिया हुआ है आपके पास स्क्रीन पे आपको वैसे ही लिखना होगा इसको विंडोज़ में शो होने के लिए। अच्छा, अब लिस्ट पे आ जाते हैं हम, तो हमारे पास
तीन तरह की लिस्ट होती है, वैसे दो तरह की होती है, पर डेफिनेशन लिस्ट एक तरीके से हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम यू एल के टैग को अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और ओ एल ऑर्डर लिस्ट, और डी एल हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है। पर अनऑर्डर्ड से देख लेते, तो पहले ऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। तो ऑर्डर्ड यानी कि हमारे पास नंबर्ड हो कोई, मतलब लिस्ट के अंदर रोमन नंबर्स, सिंपल जो 1 2 3 नंबर्स होते हैं, कैपिटल रोमन नंबर जो आई दो डबल आई लिखते हैं, और इसके अंदर हम स्मॉल भी लिख सकते हैं। और लिस्ट के अंदर फिर हम एल आई के टैग्स लगाते हैं, यानी ऑर्डर लिस्ट हमने स्टार्ट की और फिर ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे बंद कर दी, और फिर इसके अंदर लिस्ट के अंदर टैग लगा दिए कि एल आई कि लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट आइटम, सॉरी लिस्ट आइटम हमारे पास पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि ओ एल हमने रखा है और एल आई लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। तो ऐसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नंबर्स में होता है हमारे पास जो लिस्ट। तो 1 लिस्ट आइटम 1 लिख दिया, 2 में लिस्ट आइटम 2 और लिस्ट आइटम 3। हम यहाँ पे टाइप लगा के इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो ओ एल में टाइप आई लिखी हुई है, सही है। आई का मतलब ये है कि अब वो जो रोमन नंबर होता है ना, कैपिटल रोमन नंबर, अब इसमें देखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1, तो एल आई हमने लिखा हुआ है, तो हेडिंग में आई लिख के हेडिंग 1 दे दिया। फिर इसके बाद बेसिक टेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास डबल आई लिखा है, फिर लिस्ट के अंदर हमने ट्रिपल आई लिखा है। अच्छा, लिस्ट के अंदर हमने फर्दर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जिसके अंदर टाइप ए दे दिया है, यानी ए बी सी कैपिटल्स में, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ऐसे चलेगा। तो ए के अंदर ऑर्डर लिस्ट लिखा है हमने, फिर इसके अंदर ऑर्डर के अंदर हमने मज़ीद जो ओ एल लिखा है उसमें टाइप 1 लिखा है, तो ओ एल के अंदर टैग के अंदर 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद हमने नेस्टेड टैग्स है, अगर आप देखना चाहें तो इसको पोस्ट कर, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि फिर हमने ओ एल बनाया जिसके अंदर टाइप ए लिखा है, तो वो अब टाइप स्टार्ट और कॉम्पैक्ट के अंदर ए बी सी दे देगा। और जैसे ही ये ख़त्म हो गई लिस्ट, तो हमारे पास जो कंटिन्यू चल रही थी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि टाइप ए के जो रिप्रेजेंट में चल रही थी, तो उसके अंदर हमारे पास बी आ जाएगा, कैपिटल बी। और इसी तरीके से हमने फिर इसके अंदर हमने नेस्टेड बनाया, और ये ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास बुलेट्स आते हैं, जैसे बुलेट्स आ गए, सर्किल आ गया या स्क्वायर आ गया, सही है। तो इसके अंदर टाइप हम लिख के टाइप करके हम डिस्क लगा सकते हैं, सर्किल लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सर्किल होते हैं, तो इसकी भी एग्जांपल हमारे पास है कि टाइप सर्किल लिख दिया हमने, तो हमारे पास सर्किल में आ रहे हैं। और फिर टाइप स्क्वायर लिखा है हमने, तो हमारे पास स्क्वायर में डिस्क, सर्किल और स्क्वायर आ रहा है। और ये आप इसको देख सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके, बहुत आसान एग्जांपल है ये भी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है? अब इसके अंदर क्या होता है कि हम अगर सपोज़ कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं, लेट सपोज़ अगर हमें कंप्यूटर लिखते हैं और फिर इसके नीचे हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखते हैं, कंप्यूटर क्या एक मशीन है, तो और हमें क्योंकि डेफिनेशन लिखनी है, तो हम जैसे ही वर्ड ख़त्म हुआ ना उसके नीचे थोड़ी सी स्पेसेस देके हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि हम रेफरेंस कर सकें कि ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इनको नीचे पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम डी एल का टैग में स्टार्ट करते हैं और फिर डी एल का टैग बंद करते हैं। इसके अंदर अपने डी टी यानी टर्म, जो हम टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, टर्म क्या है, कॉफ़ी, और डी डी यानी डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉफ़ी के डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो वो हमारे पास जैसे डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस देके हमारे पास आगे ये आ जाती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसके अलावा कुछ और भी टैग्स होते हैं जो कि आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है कि ई एम का एम्फेसाइज टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, कोड SAMP, KBD, वाट, साइट, DFN, सही है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, और ये जितना भी काम हो रहा होता है वो हम CSS में कर रहे होते हैं, पर क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम ये बताना ज़रूरी है कि इसके अंदर ये टैग्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि हम HTML में क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें जो होती है वो हम CSS में इम्प्लीमेंट करें। फॉर सपोज़ हमने वेब पेज बनाया है जिसमें हमने 4 पेजेस है और सबके बैकग्राउंड कलर ब्लू है, सही है, और सबका फ़ॉन्ट साइज़ हमने रखा हुआ है एरियल। अब हमने जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो हमने टैग्स में आके इम्प्लीमेंटेशन की है। अब फॉर सपोज़ क्लाइंट ने मुझे बोला है कि अब सबका फ़ॉन्ट साइज़ आपको कर देना है हेल्वेटिका, और फ़ॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमने 2x पे कर देना है, थोड़ी बड़े साइज़ बढ़ा देना है। तो हमें हर पेज पे जाके उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना होगा, सही है, हर टैग में जाके करना होगा। तो इसकी ज़्यादा अगर हम जर्नलाइज़ कर देते कि हमने एक स्टाइल CSS का बनाया हुआ है और उसको ऊपर रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम उसके एक पेज के अंदर स्टाइल में जाके हम चेंज करते तो वो हर पेज के अंदर चेंज हो जाता है स्टाइल।
तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ये जितना भी काम हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, वो जितना भी हो रहा है वो हम एक सेपरेट फाइल के अंदर करें। और टैग्स होते हैं, जैसे बोल्ड का टैग होता है, बी टैग हमारे पास बोल्ड के लिए होता है। अब इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग वर्ड भी इस्तेमाल होता है जो भी हमारे टैग को बोल्ड ही करता है। आई हमारे पास इटैलिक करता है, टी टेली टाइप मोनो स्पेस करता है, जो कि मैं करता ही नहीं हूँ इस्तेमाल। और अंडरलाइन टैग होता है, सबस्क्रिप्ट टैग होता है कि आप देख सकते हो कि टैग F0 को हम थोड़ा सा लाइन के नीचे ले जाते हैं, मतलब वर्ड के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, स्पेस इसकी थोड़ी साइज़ छोटी करके। और सुपर स्क्रिप्ट में हम पावर लगाना चाहते हैं, सही है, हम पावर वर्ड के ऊपर लगाते हैं और पावर वर्ड के नीचे लगाते हैं। नीचे लगाते हैं तो SUB लिखेंगे, और ऊपर लगाना होता है तो SUP के टैग में लिखते हैं। और बाकी टैग आप देख सकते हैं कि स्मॉल का होता है, बिग होता है, एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ पे भी टैग दिए हुए, और इसकी क्या करता है, सब्सक्राइब स्ट्रॉन्ग, और ये वही चीज़ें पुरानी। अच्छा, तो अब यहाँ पे H1 दिया हुआ है, लॉजिकल करेक्टर, और फिर इसके बाद हमारे पास EM के टैग स्ट्रॉन्ग मैंने बताया कि बोल्ड का काम ही करता है, सही कोड सही। थोड़ा सा हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है इसके अंदर, हर किसी टैग के अंदर, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, तो आप इसको रोक के और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये CSS में करना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, अब HTML लिंक्स में आ जाते हैं। HTML लिंक्स क्या होते हैं कि हमने सपोज़ ए टैग, सही है, हमें एक पेज के अंदर हमने बटन लगाया है और उस बटन पर क्लिक करके हम चाहते हैं कि हम दूसरे पेज पे जाए, तो हम HTML लिंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ए लिखते हैं और HREF, सही। HREF का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अब रेफरेंस लिखेंगे कि अगर हम इस टैग पे क्लिक करें तो कौन से पेज पे जाए, तो यहाँ पे जो डॉट 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 लिखा है वहाँ पे हम रेफरेंस लिखते हैं कि www.google.com, जैसे हम क्लिक करें तो गूगल पे जाए। अच्छा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे इस लिंक पे क्लिक करें तो हम न्यू विंडो पे, जैसे क्रोम के ऊपर एक विंडो खुली हुई है, इसके अंदर आपका बटन लगा हुआ है या टैग लगा हुआ है, सही है, या लाइन लिखी हुई है, इस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल पे डायरेक्ट हो जाओगे। तो आप अगर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हो तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप न्यू विंडो खोल के उसके ऊपर इसको आप देख सकते हो गूगल कैसे खुल रहा है, सही है। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उसी आपके जो विंडो होगी उसी को डायरेक्ट कर देगा गूगल पे। और फिर यहाँ पे जो ट्रिपल ये XXX लिखा है, यहाँ पे आप इसको अपना नाम लिख सकते हो, जैसे google.com। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे रेफरेंस दिया होगा, जो साइट का URL दिया होगा, एक तरीके URL है HREF, उस पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, सही। जैसे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो, अगर टारगेट ब्लैंक हम करेंगे तो इसकी एग्जांपल दी हुई कि AHREF और /ABC। अच्छा, ये स्लैश अगर हम खाली स्लैश लगाए ना तो इसका मतलब है हम उसी विंडो पे रहे, और ABC का मतलब कुछ और है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लेते क्या होता है ये, कि दो तरह के हमारे पास लिंक होते हैं, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है और एक रिलेटिव लिंक होता है। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है कि सपोज़ आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपके कंप्यूटर में एक और HTML का वो कोड है, सही है। अब आप उस कोड के जैसे आप लिंक पे क्लिक करो तो आप उस कोड पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, मतलब कहीं दूसरे फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो आप उस कोड की जो फाइल है HTML की उसको आप खोलना चाहते हो। तो अब उसके लिए हम एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे कि हम आप अगर अपने पास फाइल अगर विंडोज़ है तो फाइल अगर मैनेजर जो आप खोलते हो फाइल, उसके ऊपर लिंक्स दिए हुए होते हैं कि C फिर यूज़र फिर स्लैश देखिए डेस्कटॉप, अपने फाइल जहाँ रखी हुई है। तो अब ये आपको पूरा लिखना होता है, सही है, ये पूरी तरह लिखना होता है कि मुझे इस पाथ, यानी पूरा आपने पाथ दे दिया C से लेके उस फाइल के नाम तक, तो इसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, सही है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, आपने उसी फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल पड़ी हुई है HTML की, आप खाली उस फाइल का नाम दे दो और वो फाइल chapter2.html जैसे हमारे पास फाइल पड़ी हुई है वो हम फाइल खुल जाएगी। अच्छा, HTML को जब आप सेव कर रहे हो तो मैंने बताया नहीं स्टार्ट में, तो उसको आप .html या .htm, ये दो जो नीचे जो लास्ट में हम लिखते हैं, जो डॉट के बाद हम लिखते हैं, उससे सेव करना ज़रूरी है, वरना वो टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा और वो आपके ब्राउज़र पे वैसा नहीं खुलेगा जैसा आप चाहते हो, सही है। तो ये दो हमारे पास HREF ने बता दिया, रिलेटिव और वो। इसके अलावा हम सेक्शंस जो बनाते हैं, जैसे हम HTML5 में जाएंगे तो हमारे पास सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन जैसे हम एक ही विंडो के अंदर हमने डिफरेंट सेक्शन बना दिए कि अबाउट अस, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, वो एक ही विंडो पे, और ऊपर बटन दिए हुए। तो जैसे बटन पे क्लिक करोगे आप तो वो क्या करेगा, उस सेक्शन स्क्रॉल डाउन कर देगा विंडो को
और वो इस सेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो ये विंडो को अपने आप स्क्रॉल डाउन कर देगा। तो हम ये हैश जैसे मैंने बताया और सेक्शन का नाम लिखते हैं हम, जो सेक्शन के अंदर हमने जो आईडी दी हुई होती है या नेम दिया हुआ है उस आगे हम पढ़ते हैं जो HTML5 के अंदर है, उसके हिसाब से हम उसके सेक्शन पे स्क्रॉल करके उस सेक्शन को हाईलाइट कर देगा उसी विंडो के अंदर। तो इसलिए हम सेक्शंस का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इमेजेस पे हम आगे जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक और ये एक विंडो है। सपोज़ अगर हमें ईमेल भेजनी है, सही है, हम AHREF लिखते और फिर ब्रैकेट के अंदर हमने मेल टू, सही है, जो आपको शायद नज़र आ रहा हो, मेल टू, और फिर हमने दो जो कॉलन लगाया है उसके अंदर हमने जो ईमेल एड्रेस डाला जिसको टू हमें भेजनी है, यानी dital@dital.com, वो हम इसका मेल लिख देते और फिर इसके बाद टैग बंद कर देते और फिर नाम लिख देते ईमेल हमें भेजना है डाइटल को अगर आपको ईमेल भेजना है तो इस पर क्लिक करो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास जो आपकी विंडोज़ या उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेल के लिए भेजने के लिए जो आपके पास विंडो होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आप वो ओपन हो जाएगा और टू के अंदर dital@dital.com आ जाएगा, यानी अगर हमने मेल टू लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो इसको मज़ीद इसको स्टडी कर सकते हो। अच्छा, इमेज का टैग भी होता है हमारे पास, IMG लिखते हैं और इसके बाद हमने सोर्स SRC हमने सोर्स लिखते हैं और इमेज का सोर्स लिखते थे। अब इसके अंदर भी हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिख सकते हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल हमारे पास उसमें ही पड़ी हुई है, हमारे फोल्डर के अंदर कोड फाइल के साथ ही पड़ी हुई है। तो हमने इमेज सम फाइल .gif, सही है, गिफ इमेज है, और ALT यानी अल्टरनेट का मतलब यह है सपोज़ अगर इमेज हमारे पास फोल्डर में नहीं है और इमेज फाइंड नहीं हुई तो अब क्या होगा, तो अब ब्राउज़र के अंदर जो माई डॉग यानी ये इमेज के छोटे से जो इमेज का ब्लॉक होगा जो कि नज़र नहीं आ रहा होगा, इसके माई डॉग लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे शायद डॉग की इमेज होना ज़रूरी थी। और फिर इसके बाद विड्थ और हाइट जो है वो 400x300 हमने लिखी है कि जो इमेज की विड्थ है वो 400 हो, हाइट 300 हो। इसको हम अपने CSS में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सोर्स हो गया, अल्टरनेट हो गया, इमेज के अलाइन भी कर सकते हैं कि सेंटर है इमेज या हमें कहाँ पे इमेज करनी है, इमेज की बॉर्डर, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो इमेज पे हम डाल सकते हैं। हाँ, अब इमेज अलाइनमेंट हम देख लेते हैं कि हमने इमेज अलाइन कैसे कर रहे हैं हम, सही है। हमने एक टेबल बनाया है, अब यहाँ पे टेबल हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम आगे भी स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, पर यहाँ पे एक तरीके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टेबल का। तो ये HTML का टैग जो है टाइटल है, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, सही है। हमने H1 टैग बना दिया जिसको हमने सेंटर में रख दिया जिसका नाम है इमेज अलाइनमेंट। टेबल बनाए, टेबल के हमने बॉर्डर, टेबल के अंदर हमने बॉर्डर बंद कर दिए तो टेबल हमारे पास 1 बॉर्डर्स पे आ जाएगा, नहीं बॉर्डर जो ब्लैक कलर्स में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में शो होगी। यहाँ पे हमने टेबल TR यानी टेबल रो, सही है, TR टेबल रो हमने बनाई और पहली रो के अंदर हमने टेबल हेडर TH का टैग लगाया जिसके अंदर अलाइनमेंट नाम दिया और दूसरी TH के अंदर हमने रिजल्ट का नाम दे दिया, सही है। तो टेबल रो बनाई है TH और दूसरा TH टेबल हेडर, दूसरी रो बनाई TR और उसके अंदर हमने टेबल हेडर के अंदर लिखा हुआ है लेफ़्ट, सही है। कोड जो हमने पिछले पढ़ा था, कोड का भी एक टैग होता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मेट होगा, फॉन्ट होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो टेबल हेडर हम असल में इमेज पे काम कर रहे हैं तो इमेज देख लेते हैं कि अब इमेज जो टेबल डेटा, सही है, हम टेबल TH भी ले सकते थे, हम यहाँ पे TD भी ले सकते थे। TH का मतलब ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट हमारे पास क्योंकि वो हेड में जा रहा है ना, तो हेडर थोड़ा सा बोल्ड नज़र आना चाहिए। और टेबल डेटा हमारे पास पैराग्राफ के फॉर्मेट में शो होता है कि जैसे हमने P के टैग में लिखते हैं। यहाँ पे हमने टैग के अंदर टैग नेस्टेड टैग है, इमेज का टैग डाल रहे हैं जिसके अंदर सोर्स हमारे पास ये root-pc.gif और अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट कर दिए। अगर इमेज फाइंड नहीं हुई तो हमारे पास root-pc का सिंटेक्स शो होगा, इसकी विड्थ और हाइट हमने दे दी। इसके बाद हमने एक टेक्स्ट लिख दिया है, सही है, दिस पोजिशन द इमेज एट द लेफ़्ट साइड विथ टेक्स्ट फ्लोइंग अराउंड इट एट राइट, सही है। तो राइट साइड में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा और लेफ्ट साइड में हमारे इमेज आ रही होगी। टेक्स्ट को हम पैराग्राफ में डाल सकते थे, गुड प्रैक्टिस है, आप पैराग्राफ में डालो क्योंकि टेक्स्ट को अगर आपने कलर करना है, इसका पोजीशन चेंज करनी है तो पैराग्राफ के अंदर डाल के डिव टैग लगा के हम CSS में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी हमने एक और टेबल रो बनाई है जिसके अंदर हमने राइट लिखा है, सही है, टेबल हेडर में, और टेबल डेटा में एक और इमेज डाली है जिसको हमने अलाइन राइट कर दिया। तो पहली इमेज लेफ़्ट थी, दूसरी राइट थी और इसके आगे भी हमने टेक्स्ट डाल दिया और इसके बाद हमने और भी बहुत सारी इमेजेस डाली जो कि इस
कोड में शो नहीं हो रही। अब इसका डिस्प्ले देखते हैं कैसा है। तो इमेज अलाइनमेंट हमारे पास हेडिंग थी, फिर दो हेडर थे, अलाइनमेंट और रिजल्ट, सही है। दो कॉलम बन रहे थे, और पहले कॉलम के अंदर हमने हेडर डाला हुआ था लेफ़्ट, और इमेज हमने डाली हुई थी लेफ़्ट, और फिर टेक्स्ट आ रहा था हमारे पास। दूसरा हमने डाला था राइट, और टेक्स्ट पहले आ रहा था और इमेज हमारे पास राइट पे जा रही थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉप है, अलाइनमेंट हमने टॉप कर दी, बॉटम कर दी, मिडल कर दी। तो अब ये अपने पास विंडो में ये कोड लिख के इसको रन करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमने कैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, टेबल्स के अंदर हमारे पास टेबल टैग होता है, टेबल के नाम से TABLE, और इसको क्लोज करते हैं टेबल के अंदर। फिर इसके बाद इसके बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर 1। और फिर हमने अगर कैप्शन लिखना है टेबल का कि छोटा सा कि फिगर हम लिखते हैं ना टेबल के अंदर, फिगर इज़ इक्वल फिगर 1.0 ये, तो कैप्शन हम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद टेबल रो डालते हैं हम, जिसमें टेबल हेडर हम डालते हैं हेडिंग 1, और दूसरी हेडिंग हम डालते हैं हेडिंग 2, सही है। और दूसरी रो के अंदर हमने टेबल डेटा के अंदर रो 1 डेटा, और दूसरे टेबल डेटा के अंदर रो 2 डेटा, और TR का हमने बंद कर दिया, यानी TR एक तरीके से रो बना रही है। तो पहली रो बन गई, फिर दूसरी रो बनाई जिसमें हमने रो 2 डाला, फिर रो 3 डाला। तो हम अगर इसका डिस्प्ले देखें तो हमारे पास ऐसा टेबल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास बॉर्डर्स आ रही होगी हमारे पास 1 साइज़ की। तो बॉर्डर अगर हम 1 नहीं लिखते तो खाली ये टेबल ऐसे डिस्प्ले हो रहा होता बिना बॉर्डर के। टेबल की एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रॉल स्पैन, सही है। ट्रॉल स्पैन का क्या होता है कि वो दो टेबल के जो समझ लो कॉलम्स होते हैं या रोज़, सही। ट्रॉल स्पैन रोज़ या कॉलम, आप ट्रॉल अगर कॉलम स्पैन लिखते हो, जिसको ट्रॉल स्पैन लिखते हो तो दो कॉलम को कंबाइन कर देगा। अगर रो स्पैन लिखते हो तो दो रोज़ को कंबाइन कर देगा, सही। अगर आपने 2 वैल्यू लिखी है ना तो दो कॉलम, जैसे आपने यहाँ पे अगर लिखे थे TH जो टेबल रो आ रही है उसमें टेबल हेडर के अंदर कॉलम को स्पैन कर दिया 2 में, और कॉलम 1 और 2 लिख दिया तो वो 2 कॉलम की जगह ले लेगा। अब नीचे हम जैसे कॉलम बनाएंगे तो पहला कॉलम हमारे पास उसी में आएगा, दूसरा कॉलम भी उसी में आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले में भी ऐसा नज़र आ रहा है। अगर हम रो स्पैन लिखें तो फिर रो के हिसाब से स्पैन होगा। ट्राई करके देख सकते हैं आप अपने पास अपने विंडो में, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड++ या विजुअल स्टूडियो, या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट। इसके अलावा HTML कलर्स भी होता है हमारे पास। सिंपल कलर्स हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है जो CSS में हम डालते हैं कलर्स। पर आप इसको हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में भी कलर्स डाल सकते हो, सही है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं स्टडी करते, क्योंकि कलर्स हम नेट से अब कोई भी वेबसाइट पे आप कलर अपनी मर्ज़ी का कलर पिकर इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर इसकी जो HTML जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो आप इसमें डाल सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब फॉर्म्स आ जाते हैं। तो फॉर्म्स हमारे पास जैसे मैंने बताया था गेट और पोस्ट, तो हमारे पास ये PHP में, जब हम बहुत आगे चले जाएंगे तो PHP में हम इस्तेमाल करेंगे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज के अंदर गेट और पोस्ट के मेथड। अब हम यहाँ पे खाली सिंपल फॉर्म बनाना सीखेंगे, तो हम ये एक्शन लिख के जो लोकल होस्ट जो लिखा हुआ है ये अब हम अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये PHP का काम है। सही, यहाँ पे हम खाली फॉर्म बनाना देख रहे हैं कि सेंटर फॉर्म को हमने सेंटर में बना दिया है, सही है। फॉर्म सेंटर में आएगा, और फर्स्ट नेम हमने लिखा हुआ है, समझो ये लेबल है, सही है। लेबल मैंने बनाया नहीं है पर ये लेबल है। और फिर ये इनपुट फील्ड है, इनपुट, और इसके बाद टाइप, इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट। इसके अंदर टाइप्स हम चेंज कर सकते हैं इनपुट में, जिसमें टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है। तो ये बहुत सारे तरह के हमारे पास टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद नेम, कि हमने इनपुट का नेम क्या देना है। इसके अंदर हम ID भी डाल सकते हैं, सही है। ID अभी हम डाल नहीं रहे, पर ID जब हम डालते हैं तो इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट या PHP में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने जो इनर HTML है उसको हम उठाते हैं, सही है। तो गेट एलिमेंट बाय ID या गेट एलिमेंट बाय नेम, सही। ID जो होता है हमारे पास यूनिक होनी चाहिए हर टैग के अंदर। अगर हमने पहले में टैग में लिख दिया है कि ID इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम और या ABC, तो हम दूसरे टैग के अंदर हम अपनी ID यूनिकनेस नहीं ख़त्म कर सकते, सही है। तो ID हमारे पास हमेशा यूनिक होती है, जो हम CSS में पढ़ेंगे ID और क्लास के बारे में, सही है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के हमने नेम लिख दिया फर्स्ट नेम, और वैल्यू में जॉय लिखा है। तो जो इनपुट में जो हमारे पास आ रहा होगा ना, इनपुट फील्ड जो आ रही होगी, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जॉय, सही है। और दूसरा हमने लास्ट नेम लिखा है, जिसमें इनपुट लिखा है लास्ट नेम, नेम के अंदर ये भी टेक्स्ट है इसका टाइप, और इसमें हमने लिख दिया हैकर, सही है, वैल्यू के अंदर। और एक बटन बना दिया इनपुट टाइप सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक जैसे करते हो तो वो इस एक्शन को ओपन करते हैं, और ये जितनी वैल्यूज़ है वो गेट के ज़रिए हम सेंड करते हैं अपने PHP के
लोकल होस्ट के अंदर, सही है। तो गेट और पोस्ट में हमारे पास फ़र्क क्या होता है? गेट जो होता है, जैसे हम जॉय और मार्कर के अंदर सबमिट क्वेरी करेंगे तो हमारे पास जो यूआरएल होता है, उस यूआरएल के अंदर हमें जॉय यानी जो नेम क्या जो इसके अंदर नेम क्या आ गया हमारे पास जॉय नज़र आ रहा होगा, और वैल्यू के अंदर सॉरी नेम के अंदर जॉय नज़र आ रहा होगा, और जो लास्ट नेम के अंदर हमारे पास हैकर नज़र आ रहा होगा। तो यूआरएल के अंदर ही हमारे पास सारी चीज़ें शो हो जाती है। तो इससे हम जो हैकर जो होते हैं वो ब्रीच आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं कि जो कि मैं बताता हूँ गेट हमारे पास क्यों बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर सपोज़ यहाँ पे टाइप मैंने पासवर्ड डाली हुई होती तो ये पासवर्ड को भी यूआरएल में शो कर रहा होता, सही है। तो इसलिए हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट जैसे हम देख सकते हैं कि लास्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम में जॉय लिखा हुआ है और एंड लिख के लास्ट नेम में हैकर लिखा हुआ है, सही है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिंक के अंदर शो हो गई। तो ये चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड पोस्ट लिख देते, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हमारे पास गेट होता है, वहाँ पे लिखा नहीं था गेट, तो मेथड का वर्ड इस्तेमाल करके पोस्ट कर देते, जो कि PHP में पढ़ेंगे। अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो फाइल हमने यही बनाया हुआ है, यही सिंटेक्स है। फाइल इनपुट के अंदर हमने वैल्यू डाली हुई है और दूसरे इनपुट के अंदर हैकर डाला हुआ है। पहले में जॉय और टाइप सबमिट लिखा है। अच्छा, फॉर सपोज़ अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट के अंदर जॉय लिखा हो, जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो जॉय हट जाए और अपनी मर्ज़ी का हम टेक्स्ट लिखें, सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम जॉय पे क्लिक करेंगे तो हमें जॉय को अपने बैक स्पेस बटन से हटाना पड़ेगा, सही, सेलेक्ट करके। तो आप क्या यूज़ करते हो, वर्ड प्लेस होल्डर का। ये प्लेस होल्डर लिख के अगर आप जॉय लिखोगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप जॉय हमारे पास टेक्स्ट के अंदर प्लेस होल्डर का काम करेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो जॉय हट जाएगा। एक तरीके से डमी टेक्स्ट जो होता है ना, डमी टेक्स्ट कि इंटर योर पासवर्ड हेयर, जहाँ पे हमें फिर लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड लगाने का हमें ऑप्शन दे देगा। तो प्लेस होल्डर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, प्लेस होल्डर इक्वल टू जॉय, सही है, कोटेशन मार्क के अंदर। तो अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यूआरएल के अंदर हमारे पास जो कि है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉय और ये सारी चीज़ें शो नहीं होगी। इसके अंदर फील्ड्स हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, सही है, जो सिंपल टेक्स्ट आता है। इससे ज़्यादा पासवर्ड आता है तो पासवर्ड हमारे पास जो स्टार्स के फॉर्मेट में नज़र आएगा, जो कि इंसान की आंखों से शो नहीं होगा। इसके अलावा टेक्स्ट एरिया होता है जो कि हम कमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया नेम क्या है इसका टेक्स्ट एरिया का, और रो कितनी रखनी है, यानी 5 बाय कॉलम कितना रखना है, 5 by 3 या 10 by 30। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट एरिया रखता है, जिसको हम यहाँ से जो सही है, टेक्स्ट एरिया कमेंट के लिए होता है, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जब डिस्प्ले करते हैं हम स्क्रीन पे तो टेक्स्ट एरिया के नीचे कुछ इसको उसकी साइज़ कॉलम और रोज़ को चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, सपोज अगर आप एक फॉर्म बना रहे हो जिसके अंदर आपको इनपुट फील्ड में नेम लिखना है, और अगर बंदे ने नेम नहीं लिखा और उसको सबमिट कर दिया तो अब उसमें क्या होगा कि उसका बिना नेम के फाइल सबमिट हो रही है। तो अब इसको करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल यहाँ पे जाके नेम लिखने के बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड, सही है, रिक्वायर्ड लिख देते हो। तो अब क्या होगा, ये फील्ड जो होगी वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, यानी सबमिट बटन हमारे पास जैसे क्लिक होगा तो वो बोल्ड कर देगा इस फील्ड के ऊपर कि ये फील्ड आपको लिखना ज़रूरी है, इसके बिना ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। इसके अलावा बटन्स, तो बटन्स बहुत तरह के होते हैं, हम बहुत तरह के बटन बना सकते हैं, जिसमें सिंपल हम इनपुट टाइप सबमिट लिखते तो वही बटन बन जाता है, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी क्वेरी सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा रीसेट बटन होता है जो हमारे पास पूरे फॉर्म को क्लियर कर देता है, वापसी रीसेट कर देता है चीज़ों को। ये सीट टाइप है, मतलब टाइप और सबमिट और रीसेट ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ काम करती है। इसके अलावा टाइप बटन भी लिख सकते हो आप, सही है, इनपुट टाइप बटन। अब इससे हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शनलिटीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे कूल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं बटन का टैग लगा के, सही है। अब बटन के टैग से क्या होगा, हम इसमें टाइप सबमिट भी लिख सकते हैं, टाइप रीसेट, टाइप हम कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। तो बटन का कीवर्ड इस्तेमाल टैग इस्तेमाल करके हम इस बटन को जैसे देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें इमेज भी डाल सकते हैं इस बटन के अंदर, हम इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद एक सबमिट बटन हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो एक ऐड कर रहा है और दूसरा नेम इसका डिलीट रखा है, सही है, एक से दोनों सबमिट बटन है। तो अगर आप वीडियो पोस्ट करके देखना चाहें तो बहुत आसान है सिंटैक्स का, हम आगे चलते। इसके अलावा चेक बॉक्स होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इससे क्या होता है कि आप ये से देख सकते हैं कि चेक बॉक्स बन जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स बना सकते हैं। सपोज आप अगर आपको शॉपिंग कार्ड बनाना है और इसमें आपको चेक बॉक्स की ज़रूरत है, यानी आपने मैंगो ले लिया, ग्रेप्स ले ली, एप्पल ले लिया, तो आप उसको चेक करते जा रहे हो तो हर चीज़ चेक होती जाती है। तो हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम एप्पल रख दो, दूसरा चेक बॉक्स का नाम
गिरेफ्स रख दो, तीसरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये टाइप चेक बॉक्स रख के आप इसमें नाम इससे दे सकते हो, तो वो चेक होता है। इसके अगर आपको सपोज़ रेडियो बटन करना है, यानी आपको अगर जेंडर बनाना है या जेंडर के रिलेटेड बनाना है, कि आपको फॉर्म बनाना है जिसमें किसी पर्सन का जेंडर है कि मेल है कि फ़ीमेल है, अब इसमें आप चेक बॉक्स नहीं बना सकते कि वो चेक कर ले मेल में भी और फीमेल में भी, सही है। तो इसके लिए आपको रेडियो बटन बनाना पड़ता है। तो आप क्या करते हो कि इनपुट टाइप, ये टेबल जो डेफिनेशन जो हमारे पास जो था उसके अंदर हम बना रहे हैं, इसको टेबल में बना सकते हो। तो इनपुट टाइप हमारे पास रेडियो बटन, सही है। हम रेडियो का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम चेक बॉक्स का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, सही है। ये जो टाइप है वो आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि HTML को कि ये आप बनाना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पे हमने रेडियो का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या होगा कि सपोज़ मुझे अगर क्रेडिट कार्ड का मेथड इस्तेमाल करना है, यानी अगर मुझे पेमेंट करनी है, तो अब मैं या वीज़ा से करूँ या मास्टर कार्ड से करूँ, तो वो कैसा होता है कि अगर एक को अगर मैं चेक करता हूँ तो दूसरा अनचेक हो जाए, और दूसरे को चेक करूँ तो पहला अनचेक हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको नेम जो होता है ना, नेम की जो वैल्यूज़ देते हो वो सबके अंदर सेम रखनी पड़ती है। यानी अगर आपने पहले का नाम क्रेडिट कार्ड रखा है तो दूसरे का नाम भी वही केस सेंसिटिव है ही है, सही है। तो अगर आपने पहला का सी बड़ा रखा है, दूसरे का सी छोटा रखा है, तो वो नहीं चलेगा। अगर आपने दोनों का नाम सेम रखा है ना, नेम हर किसी का नेम सेम रखा है इस रेडियो बटन में, तो अगर आप पहले को चेक करोगे तो दूसरे की वैल्यू अनचेक हो जाएगी, तीसरे को चेक करोगे तो पहले की वैल्यू अनचेक हो जाएगी, सही है। अगर आप नहीं करोगे तो दोनों वैल्यूज़ चेक हो जाएगी, सही है। तो ये एक है कि आपको नेम सेम रखना पड़ता है इस सब के अंदर। अब फिर इसके अंदर हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके अंदर हम आईडीज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि पहली की आईडी हम लगा देते हैं, दूसरी की आईडी लगा सकते हैं। तो हम आईडी के ज़रिए इसको वैल्यू को फेच कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर वैल्यू दी हुई हमने वीज़ा, वैल्यू दी हुई मास्टर कार्ड, तो वो तो बिल्कुल सेम है। फिर कॉम्बो बॉक्स भी होता है, जिसको हम सेलेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं। सपोज़ मुझे सेलेक्ट करना है मेरी फेवरेट लैंग्वेज, तो हम सेलेक्ट के कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सही है। इसका नेम देते हैं लैंग्वेजेस, सही है। और फिर इसके अंदर ऑप्शन बनाते हैं, सही है। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो हमारे पास शो हो रहा है सी, सही, वैल्यू सी। दूसरे की वैल्यू C++, तीसरे की वैल्यू जावा, चौथे की वैल्यू हमारे पास LISP भी लैंग्वेज है, सही है, पर्ल और स्मॉल टॉक। तो ये ऑप्शन बना देते हैं। अब इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और फिर इसको वैल्यूज़ हम नेम के ज़रिए, लैंग्वेज के नेम या यहाँ पे आईडी लगा के सेलेक्ट बॉक्स के अंदर इसको ड्राइव करते हैं, सही है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट। इसके अंदर हम ये नहीं लिखते कि इनपुट टाइप सेलेक्ट, सही है। हम यहाँ पे सिंपल ये लिखते हैं सेलेक्ट नेम लैंग्वेज, और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं। अगर हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना होता तो सिंपल हम यहाँ पे जो लैंग्वेज नेम लैंग्वेज क्या के मल्टीपल लगा देते, तो इससे हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है। तो ये मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्शन का है। अब आ जाते हैं हम अपने एक नए प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम फॉर्म बना रहे हैं। बिल्कुल हर कोड स्निपेट नहीं है ये। डॉक टाइप HTML से लेके हमने बॉडी बनाई है, फिर फॉर्म बनाया है, इसमें हमने एक्शन लगा दिया है, जो कि अभी मैंने बोला कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, टेबल बना रहे। इसमें टेबल रो के अंदर हमने पहला टेबल डेटा हमने डाला है लेबल, सही है। हमने लेबल में पहले नहीं देखा था कि हम लेबल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फॉर रजिस्टर नेम और क्लास का नाम लिख के हम इंटर नाम कर देते हैं। तो हमने मतलब लेबल के अंदर भी हम कर सकते हैं। और अगर हम फॉर के अंदर जो नाम लिख रहे हैं रजिस्टर नेम, और जो इनपुट फील्ड के अंदर अगर हम नेम लिख रहे हैं वही नेम रजिस्टर नेम, तो जैसे हम लेबल पे क्लिक करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस कर देगा हमें उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो कि हमने फॉर के ज़्यादा नाम जो लिखा हुआ था, जो नेम लिखा हुआ था। तो वो हम एक तरीके से हमें अच्छा कूल सा बैकग्राउंड हमें मिलेगा कि हम जैसे ही नेम लेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें उस इनपुट बॉक्स के ऊपर रेफरेंस कर रहा है। इसके अलावा पासवर्ड की हमने फील्ड बनाई है, ये टाइप पासवर्ड दे दिया है, और फिर एक ईमेल बनाया है, सही है। हम इसमें टाइप ईमेल दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि अब वो ईमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जो फॉर्मेट होता है वो चेक करेगा। कैसे कि ईमेल जो है वो @ और इसके बाद जो .com आ रहा है, सही है, इससे बंद हो रहा है, तो ये वेरिफिकेशन करता है। अगर टाइप हमने ईमेल रखी है, सही है, ये भी एक टाइप है जो मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे चला गया, मैं आगे चला गया था। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास हमने एक जेंडर का लेबल बनाया, सही है। ये सिंपल लेबल है। लेबल हमारे पास सिंपल हम जो बिना लिख रहे थे ना, जैसे फर्स्ट नेम लिख रहे थे और फिर इसके बाद टेक्स्ट बनाते हैं, लेबल हमारे पास ये होता है। तो लेबल का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, सिंपल ये है कि पी के टैग समझ लो आप, ये लेवल काम कर रहा है। पर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, क्योंकि हम 4 लगा के फिर उसको रेफरेंस कर देते हैं हम नेम के अंदर। इसके बाद हमने एक जेंडर बनाया, जिसके अंदर हमने
रेडियो बटन बनाया, सही है। रेडियो बटन हम सबका नेम सेम रखेंगे रेडियो बटन के अंदर कि मेल है और फीमेल है। तो आप नेम देख सकते हैं कि जेंडर रखा है और दूसरे का भी नाम ने जेंडर रखा है, जो इनपुट फील्ड है दोनों। और दोनों में हमने लेवल भी लगा दिया है मेल और फीमेल, यानी रेडियो बटन के बाद जो नाम शो होगा मेल और इसके बाद फीमेल। तो आप ऐसे भी बिना लेबल लगाए भी मेल और फीमेल कर सकते थे। फिर हमने टेबल रो बंद कर दी, दूसरी टेबल रो बनाई है और उसके अंदर हमने हमारे पास सेलेक्ट कंट्री का कीवर्ड इस्तेमाल किया। तो हम इसमें सेलेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलेक्ट नेम कंट्री आईडी और जो विड्थ है, विड्थ स्टाइल जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दे। और फिर हमने ऑप्शंस के अंदर हमने रखा है कि पाकिस्तान है, अफ्रीका है, चाइना है कि अदर कंट्री है, सही है। तो हमने ऑप्शन डाल दिए। तो जैसे ही वो ओपन करेगा ना तो हमारे पास ऑप्शंस शो होते जाएंगे, सही है। तो अब इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट का कीवर्ड बंद हो गया और हमने एक बटन लगाया है जिसको हमने TD टॉल स्पैन 2 दे दिया। टॉल स्पैन क्या होगा, जो दो कॉलम को वो कंबाइन कर देता है, सही है। तो ये दो कॉलम को कंबाइन कर रहा है। तो हम रिजल्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास रजिस्टर कैसा शो हो रहा है। और डिफ टैग के अंदर हमने अलाइनमेंट राइट कर दिया इसका। और इनपुट जो कि अलाइनमेंट है उसके अंदर एक सबमिट बटन बना दिया हमने, इनपुट टाइप सबमिट। और इसके हमने आईडी दे दी है, वैल्यू दे दी है रजिस्टर, सही है। और हमने ऐसे टेबल बंद कर दिया, फिर इसके बाद फॉर्म बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। इससे हमारे पास जो शो हो रहा है हमारे पास रिजल्ट के अंदर, जो नीचे हमारे पास नज़र आ रहा है कि कैसे हमारे पास ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले में कैसे शो हो रहा है कि नेम आ रहा है, फिर पासवर्ड आ रहा है, फिर ईमेल आ रहा है, फिर जेंडर हमारे पास शो हो रहा है, फिर कंट्री हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं और फिर इसके बाद बटन आ रहा है। तो अब लास्ट में जो HTML में यहाँ पे ख़त्म करते हैं और लास्ट में एक एग्जांपल है जो आपके लिए, ये आपके पास फॉर्म शो हो रहा है जिसमें आपके पास एक फीडबैक फॉर्म की हेडिंग दी हुई है, फिर इसके बाद एक टेक्स्ट दिया हुआ है, फिर नेम दिया हुआ है, फिर कमेंट्स दिए हुए, ईमेल एड्रेस, थिंग्स यू लाइक, हाउ डिड यू गेट द साइट, और फिर इसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है सिलेक्शन बॉक्स। तो आप इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करें और फिर आप देख सकते हैं कि आपने इस वीडियो से HTML आपने कितनी सीख ली, आपको HTML कितनी समझ में आ गई और आप HTML में कितने एक्सपर्ट हो गए हो। तो इस वीडियो के बाद ये आपका एक टास्क है, एंड ऑफ द वीडियो एक टास्क है जो कि आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और फिर ये इम्प्लीमेंट करके आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया नहीं कर दिया और आपको कैसा लगा HTML की वीडियो। और इसमें आप कुछ सपोजिशन भी कर सकते हो, जैसे ये जो सिलेक्शन बॉक्स है ये मैंने फुल नहीं दिया हुआ, तो आप इसमें 1 2 10 ये वैल्यूज़ डाल सकते हो कि सपोजिशन में कि गुड है, वेरी गुड है, पुअर है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपने HTML की वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट में हम HTML5 स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।